मूवी की शुरुआत होती है जो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर है। वो अपने हस्बैंड स्पेंसर और डॉग के साथ रहती है। यहाँ पर जो प्रेग्नेंट है, जो कि सुबह सुबह उठकर अपने बेबी शावर की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसका हस्बैंड भी उठकर आ जाता है और उससे पूछता है कि थोड़ा अजीब नहीं है कि वो खुद ही अपने बेबी शावर की तैयारी कर रही है। इस पर जो कहती है कि वो सब कुछ परफेक्ट चाहती है, लेकिन साथ काम करने वाली कुछ लेडीज़ और असिस्टेंट उसकी कैरोलाइन उसकी काफ़ी मदद की है। और ये सुनने के बाद स्पेंसर उसके साथ थोड़ी मस्ती करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेबी शावर पार्टी चल रही है और सारे गेस्ट भी आ चुके हैं। पार्टी के दौरान कैरोलाइन जो के लिए स्पीच देती है कि कैसे वो एक बेस्ट बॉस और लीडर है और कैसे वो हर एक व्यूअर्स का कमेंट पर्सनली देती है, और कहती है कि कैसे उसने एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया और आज वो एक बड़े घर में शिफ्ट हो गई है। कैरोलाइन यहाँ पे जो कि वेबसाइट लव जॉस्मिन का हिस्सा बनकर काफ़ी खुश थी। पार्टी के बाद जो घर की साफ़ सफाई कर रही थी, उसके बाद पार्टी के लिए गए सारे फ़ोटो को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रही थी। अपलोड होते ही उसके कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। अब अगले दिन जो अपने हस्बैंड के साथ अपने आने वाली बेबी के लिए शॉपिंग कर रही होती है, तभी उसके सामने शैली नाम की एक औरत आ जाती है और वो जो से प्रेगनेंसी में होने वाली घबराहट के बारे में पूछती है। जो कहती है क्या उसे कोई घबराहट होनी चाहिए। ये कहने के बाद जो स्ट्रॉलर में रखे शैली के बेबी को देखने ही वाली होती है, तो शैली उसे सो रहे बच्चे का बहाना देकर उसे बीच में ही रोक देती है। घर वापस आने पर जो इस इंसिडेंट का जिक्र स्पेंसर से करती है, क्योंकि उसे शैली का ये बिहेवियर काफ़ी वियर्ड लगता है। उनके घर स्पेंसर की मदर डोरिस आ जाती है, जो कि लेबर पेन को कम करने के लिए एक सीक्रेट रेसिपी बनाने वाली होती है। यहाँ पर जो डोरिस को उसके नाम से पुकारती है, जिससे डोरिस को ये पसंद नहीं आता। वो चाहती है कि जो उन्हें मॉम कहे। नेक्स्ट सीन में जो को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपने हस्बैंड स्पेंसर के साथ और अपनी बेटी रूबी के साथ घर के लिए निकलती है। लेकिन कार में बैठने से पहले हॉस्पिटल की नर्स उसे प्लेजेंटा देने के लिए रोकती है। घर जाते समय स्पेंसर बेबी की वजह से कार को काफ़ी स्लो चला रहा होता है और जो कार में बैठे बैठे सो जाती है और सपने में देखती है कि कोई लेडी स्ट्रॉलर में अपने बेबीज़ को घुमाने ले जा रही होती है और एक लेडी तो स्ट्रॉलर से अपने बेबी को जो पे फेंक कर मार देती है। इतने में ही जो की नींद खुल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूबी लगातार रोए जा रही थी, जो उसे घर के अंदर और बाहर दोनों साइड में घुमा रही होती है। और सुबह से रात हो जाती है, लेकिन रूबी रोना बंद नहीं करती है। अब रूबी को इतना रोता देखकर और जो को भी परेशान देखकर स्पेंसर एक बुक को पढ़ते हुए उसे एडवाइस देता है कि बच्चों को झुलाना और गर्म कपड़ों में रहना पसंद है। लेकिन जो जिसको अपनी पेरेंटिंग पे काफ़ी भरोसा था, उसे ये एडवाइस फालतू लगती थी और वो अपने बेबी को अपने तरीके से हैंडल करना चाहती थी। खैर, अब रूबी को किसी तरह सुलाने के लिए उसे वो जैसे ही पालने में रखती है, इतने में ही कोई डोर बेल बजा देता है, जिसकी आवाज़ से रूबी दोबारा रोने लगती है। अब आधी रात को डोर बेल सुनकर जो को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो जैसे दरवाज़ा खोलती है तो सुबह का वक्त होता है और दरवाजे पर एक प्लम्बर खड़ा होता है, जो कि सीवरेज को साफ़ करने आया था। तभी इतने में ही वहाँ कैरोलाइन भी आ जाती है और प्लम्बर को उसको काम करने की जगह दिखा देती है। यहाँ पर बच्चे को चुप कराते कराते सुबह हो चुकी थी, जिसका ख्याल जो को पता ही नहीं था। इसके बाद कैरोलाइन फ़ैन के लिए जो से उसके बेबी के फ़ोटो अपलोड करने को कहती है, क्योंकि अब बेबी को आए पूरा 1 महीना हो गया था। और 1 महीने की बात सुन के जो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि रूबी का ध्यान रखते रखते उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। एक काम करने वाली लेडी अचानक से घर गृहस्थी और बच्चा संभालने में लगी थी, ये सोचकर उसे काफ़ी ऑकवर्ड लगा। खैर, इसके बाद स्पेंसर रूबी को हॉल में लेके आता है, जो कि बिल्कुल शांत थी, और वो दोनों बेबी को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और थोड़ी देर बाद वो सोफे पे ही सो जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद जो जग जाती है और जागते ही रूबी को डांटने लगती है। सामने से देखती है कि उसका डॉग कहीं से एक मांस का टुकड़ा खा रहा होता है। ये देखकर जो और स्पेंसर बुरी तरह से डर जाते हैं।
अगले सीन में डॉक्टर के आगे बैठे हुए और अपनी नासमझी पर वो हंस रहे होते हैं, क्योंकि सोने से पहले उन्होंने रूबी को पालने में सुला दिया था। यहाँ तक कि वो यहाँ पर थी भी नहीं। अब हमको एक बात का और पता चलता है कि स्पेंसर प्रोफेशन से एक ब्यूचर था और वो मांस का टुकड़ा किसी जानवर का था, ना कि उसकी बेटी का। अब वो दोनों डॉक्टर के पास बेबी का चेकअप कराने और बेबी ज़्यादा रोता है इसके लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि बच्चों का रोना ये एक आम बात है। अब अगले सीन में जो और स्पेंसर घर आ चुके थे, जिसके बगल में डोरिस भी बैठी हुई थी। डोरिस किसी नॉर्मल माँ की तरह जो और रूबी के ख्याल रखने आई हुई थी, जो रूबी को फीड करा रही होती है। और डोरिस और स्पेंसर के बीच एक नॉर्मल छोटी मोटी बात पर आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। तभी जो अचानक से रूबी को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, जिसे देख के डोरिस को काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। खैर, अगले सीन में जो रूबी को पालने में लेटा कर उसे पोयम सुना रही होती है। इतने में ही दोबारा जोर जोर से रूबी रोने लगती है और दिन से रात और रात से दिन यही लूप रूबी को पालने और सुलाने में चल पड़ता है। यहाँ पर उसका कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं होता है। अब जो रूबी को स्ट्रॉलर पे घुमा रही होती है कि इतने में ही एक कार तेज़ी से उसके पास से गुजरती है, जिससे रूबी का स्ट्रॉलर नीचे गिर जाता है। जो फ़ौरन स्ट्रॉलर को उठाती है और चेक करती है कि रूबी ठीक है या नहीं, लेकिन इतने में ही वहाँ दूसरी तरफ से खड़ी शैली भी आ जाती है, जो उसे पहचान लेती है क्योंकि वो पहले बेबी स्टोर में आपस में मिल चुके होते हैं। इसके बाद शैली जो को एक लेडीज़ ग्रुप से मिलवाती है, जो कि स्ट्रॉलर को एक तरफ खड़ा करके पार्क में बड़ी रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। जो को देखकर लेडीज़ जो को पहचान लेती है, क्योंकि वो लव जोसेफिन के नाम पे वेबसाइट चला रही थी और उसे सब जानते थे। साथ ही साथ वो बेबी की फ़ोटोज़ के बारे में पूछती है और जो कहती है कि ये उसके लिए श्योर नहीं है। अगले सीन में जो मिरर के सामने अपने फिगर को देखती है और सोचती है कि रूबी के होने के बाद उसका शेप कितना बिगड़ गया है। अगले सीन में जो और स्पेंसर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। जो अपनी परेशानी स्पेंसर को बताती है। स्पेंसर उससे कहता है कि ये एक नॉर्मल बात है। स्पेंसर हल्का होने रेस्ट रूम में चला जाता है। इसी बीच जो रूबी को अपने मोबाइल में लाइव कैम से चेक करती है और तभी उसका सिग्नल आउट हो जाता है। जो घबरा जाती है काफ़ी और अपनी साथ डोरिस को कॉल करती है, मगर डोरिस उसका कॉल नहीं उठाती। ये देखकर जो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचकर जो रूबी को चेक करती है। डोरिस उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। अगले ही पल जो रूबी को फीड कराती है, मगर रूबी जो को काट देती है और जो ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। अगले दिन जो गूगल पर बच्चे के काटने का कारण ढूंढती है, तभी उसे पता लगता है कि इसका मेन कारण बच्चे का ज़्यादा गुस्सा होना होता है। अगले सीन में जो रूबी को पार्क में घुमाने ले जाती है, जहाँ वह शैली से पूछती है कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बेबी ने तुम्हें बाइट किया है। शैली उससे बोलती है ये काफ़ी नॉर्मल बात है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए और तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। फिर जो अपने घर की साफ़ सफाई करती हुई दिखती है और रूबी फिर से रोने लगती है। तभी कैरोलाइन घर में आती है और जो से कहती है कि रूबी 1 घंटे से रो रही है। ये देखकर जो रूबी को चुप कराने उसके पास पहुंचती है और रूबी को कहती है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। यहाँ पर जो को ऐसा लगता है कि रूबी उसे जानबूझकर तंग कर रही है। अगले ही पल स्पेंसर घर आ जाता है और जो शैली की बात को मानकर पार्टी के लिए तैयार होती है और स्पेंसर को रूबी को चुप कराने और उसे संभालने के लिए कहती है। यहाँ जो और वो सब लेडीज़ एक पब में पार्टी करते हैं, जहाँ पे वो सब कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, कुछ डांस करते हैं। इसके बाद जो और शैली काफ़ी करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे वो कार में मेकआउट करते हैं। अगले ही पल जो शैली को पार्टी में ना आने का कारण पूछती है। इसका मतलब ये सब जो का एक सपना था। खैर, सुबह जो घर पहुंचती हैं, जहाँ स्पेंसर काफ़ी गुस्से में था। जो रूबी को कहता है कि तुम्हें कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए। जो उससे कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है, शायद वो पार्किंग लॉट में ही सो गई थी। स्पेंसर और जो की कहानी सुनकर रूबी फिर से उठ जाती है और रोने लग जाती है। जो रूबी को चुप कराने उसके कमरे में जाती है, तभी रूबी जो की ईयररिंग को उसके कान से अलग कर देती है।
जिससे जॉ के कान से खून निकलने लगता है। यह देखकर जॉ रूबी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती है। डॉक्टर जॉ को कहता है कि बेबी में कोई दिक्कत नहीं है। जॉ डॉक्टर से कहती है, आपको ऐसा नहीं लगता कि रूबी हर वक्त गुस्से में रहती है? डॉक्टर जॉ की ये बात सुनकर जॉ को बाहर वेट करने के लिए कहता है, मगर जॉ रूबी को उठाकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा स्पेंसर की शॉप पे पहुँचती है। जॉ स्पेंसर से कहती है कि रूबी गुस्से में नहीं, बल्कि वो मुझसे कम्युनिकेट करना चाहती है। तभी स्पेंसर जॉ की ऐसी बातें सुनकर जॉ को घर जाके रिलैक्स करने को कहता है। अगले सीन में डोरिस जॉ और रूबी की देखभाल करने के लिए घर में दिखती है। अब रात को रूबी फिर से रोने लगती है। तभी जॉ दूर से छुपकर देखती है तो डोरिस उसे फीड करा रही होती है। अगले दिन जॉ डोरिस से पूछती है, जब रात को रूबी रो रही होती है तो आपको उसकी रोने की आवाज़ नहीं आई? डोरिस कहती है, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। जो गुस्से में डोरिस पर इल्ज़ाम लगाती है कि प्रेगनेंसी के वक्त भी जब उसने उसके हाथ की बनी हुई कुकीज़ खाई थी तभी उसे लेबर पेन हुआ था। कैरोलाइन घर में आ जाती है और जॉ को घर में चल रहे कंस्ट्रक्शन का काम दिखाने बाहर ले जाती है, जहाँ जॉ के सर पर हथौड़ा गिरने ही वाला होता है, मगर वो बाल बाल बच जाती है। यह देखकर जॉ रूबी को उठाकर वहाँ से भागती है और सीधा शैली के घर पहुँचती है। शैली वहाँ जॉ से उस पार्टी के बारे में पूछती है, मगर जॉ उससे कहती है वो तो सिर्फ एक सपना था ना। यह सुनकर शैली उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और जॉ को कहती है ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। सुनकर जॉ काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और रोते रोते स्पेंसर को कॉल करती है और रूबी के सोने की वजह से वो काफ़ी धीमी आवाज़ में बात करती है। तभी जॉ का ध्यान शैली के पालने पे जाता है, जहाँ पर कोई बच्चा नहीं होता। तभी जॉ समझ जाती है कि ये सब लेडीज़ इतनी रिलैक्स इसलिए रहती हैं क्योंकि इनके पास कोई बच्चा नहीं है। ये सब तो सिर्फ एक छलावा है जो कि साइकोलॉजिकल था। तभी जॉ शैली के बाथरूम को चेक करती है, जहाँ पर उसे चारों ओर खून नज़र आता है। ये देखकर जॉ काफ़ी डर जाती है और वहाँ से रूबी को लेकर भाग जाती है। जॉ सीधे घर पहुँचती है, जहाँ स्पेंसर के भी कपड़े खून में सने थे, मगर स्पेंसर तो प्रोफेशनली बूचर था। यह सोचकर जॉ काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर ये तीनों रात को एक साथ डिनर करते हैं। स्पेंसर और डोरिस जॉ को समझाते हैं कि उसे किसी प्रोफेशनल की एडवाइस या थेरेपी लेनी चाहिए और उसके लिए स्पेंसर ने कुछ थेरेपिस्ट को घर पे बुलाया है जो कि उसे लेने आ रहे हैं। ये सुनकर जॉ रूबी को गुड बाय कहने के बहाने उसके पास जाती है और उसे गोद में उठा के वहाँ से अपनी कार में भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉ की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जॉ जैसे ही उठती है वो रूबी के बारे में पूछती है। स्पेंसर उससे कहता है कि रूबी बिल्कुल ठीक है। बाद में जॉ अपनी थेरेपी कंटिन्यू करती है और उसे पता चलता है कि उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जिससे उसे काफ़ी जल्दी समय में मां बनने की जिम्मेदारी है जाना, जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थी। बाद में उस थेरेपी को कंटिन्यू नहीं करने के बाद जॉ काफ़ी अच्छा महसूस करती है और वो घर पे आ जाती है। फिर एक रात को जब रूबी बार बार रोती है तो जॉ उसके पास जाती है उसे चुप कराने के लिए, मगर जब रूबी चुप नहीं हो रही होती है तो जॉ को गुस्सा आ जाता है और जॉ गुस्से में उस पर दूध की बोतल फेंकने ही वाली होती है। तभी वहाँ से रूबी को कोई औरत ले जाती है। अब गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कि रूबी को जिस औरत ने उठाया वो और कोई नहीं बल्कि जॉ ही थी। ये उसकी अंतरात्मा कौन से स्टेज में थी जो रूबी को जॉ से ही बचा रही थी, क्योंकि उसका माइंड अभी भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन की स्टेज में था। और यहाँ हम देखते हैं कि जो कि कॉन्शियस सोल रूबी को दूसरी जॉ के हाथ में सौंप देती है। और यहाँ पे गाइस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस हमें यहाँ पे पता लगता है कि जॉ की अंतरात्मा अपने ही माइंड से लड़ रही थी। तो गाइस ये मूवी थी एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में, जिसमें काफ़ी तरह के डिप्रेशन होते हैं और इस तरह की मूवी में एक साइकोलॉजिकल पार्ट भी होता है जो कि हमें एक अलग नज़रिया दिखाता है मूवी का, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये मूवी कैसे लगी और आपकी इसके बारे में पर्सनली क्या राय है। थैंक यू सो मच।